हम्म, ठीक है। मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, ये मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया था? हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की बात कर रहे थे ना? हाँ भैया। ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स आर अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। हाँ, जैसे कि तुम्हें पता है कि मिनरल्स जो है एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। ये लिमिटेड है हमारे इन्वायरमेंट पर। ये अगर यदि जितने रेट से कंज्यूम हो रहे हैं उसके बहुत ज़्यादा कम रेट से बन रहे हैं, तो ऐसे में ये ख़त्म हो जाएंगे, है ना? ऑयल बनने में लाखों हाँ साल लगता है, लेकिन उसको ख़त्म होने में 1 घंटा 2 घंटा बहुत है। भैया। ठीक है, तो इसीलिए हमें समझदारी से इनका यूज करना चाहिए ताकि ये ज़्यादा दिनों तक चले और यूज कर पाए हम लोग। चलो, the rate of formation of much is much smaller than the rate which the human consumes the minerals. It is necessary to reduce wastage in the process of mining. Okay. है ना? ठीक है। अब हम बात करते हैं पावर रिसोर्सेज की। पावर रिसोर्सेज क्या होता है? सनी मदर बिगिंस हर डे बाय स्विचिंग ऑन दी गीजर। सनी की जो माँ है उनका डे स्टार्ट होता है गीजर स्टार्ट करने से। शी आयरन सनी स्कूल यूनिफॉर्म बिफोर वेकिंग हिम अप। शी देन rushes to the kitchen to prepare a glass of orange juice for him in the blender. देखो, पावर रिसोर्सेज के बारे में हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पे एग्जांपल है सनी की मम्मी की। वो स्टार्ट उनका डे कैसे होता है? वो गीज़र स्टार्ट करती हैं, वो फिर मिक्सर में जूस बनाती हैं, सुबह उठ करके लाइट ऑन करती हैं, और इस तरह के काम से देख सकते हो कि हम लोग कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है पावर रिसोर्सेज। अगर पावर रिसोर्सेज ना हो तो हमारा मोबाइल चार्ज नहीं होगा, हम क्लास नहीं ले पाएंगे। अगर यदि ठंडी का टाइम है तो हम गीज़र नहीं चला सकते। बहुत लोग खाना बनाते हैं तो हम खाना भी नहीं बना सकते। सो वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन पावर रिसोर्सेज, है ना? हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है। अब देखो, पावर रिसोर्सेज को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। चलो देखते हैं कन्वेंशनल क्या होता है और नॉन कन्वेंशनल क्या होता है। देखो, कन्वेंशनल सोर्सेस क्या होता है, जैसे वो जो बहुत ही कॉमन हो और हम बहुत ही पुराने टाइम से यूज करते आ रहे हैं, जैसे लकड़ी, फॉसिल फ्यूल। ये conventional resources, conventional source of energy are those which have been in common use for a long time. बहुत ही पुराने टाइम से कॉमन यूज में है ये, फायरवुड, फॉसिल फ्यूल एक्सेट्रा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। फायरवुड, फायरवुड तुम्हें पता है क्या होता है? जो लोग जंगल से लकड़ी काटते हैं खाना बनाने के लिए, इन्हें फायरवुड कहते हैं। वैसे ही फॉसिल फ्यूल क्या होता है? देखो, remains of plants and animals which were buried under the earth for millions of years got converted by the heat and pressure into fossil fuels. Fossil fuels such as coal, petroleum and natural gas are the main sources of energy या conventional energy. ठीक है, कोई लॉबी में है क्या? वेटिंग इन लॉबी, एडमिट। ठीक है, मैं मीटिंग की सेटिंग कर दूं क्या?
कोई बात नहीं। कन्वेंशनल एनर्जी समझ में आ गया। देखो मैंने अभी बताया कि कन्वेंशनल एनर्जी वो होता है जो बहुत ही कॉमन यूज में है बहुत पुराने टाइम से, और हम उसको यूज कर रहे हैं, जैसे कि फायरवुड, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? फॉसिल फ्यूल एक तरह का फ्यूल होता है, जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया। ये फिर बनता कैसे? दीज आर फॉर्म बाई द डेड डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडर द प्रेशर ऑफ एंड हीट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। क्या होता है कि जब प्लांट एनिमल्स मर जाते हैं, फिर वो दब जाते हैं प्लेट ज़मीन के अंदर, और फिर वो बहुत ही अंदर डेप्थ में चले जाते हैं धीरे धीरे। एक प्रोसेस होता है मेटामॉर्फिज्म, जिसके थ्रू और फिर वो बाद में फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। समझ में आया? हाँ भैया। बहुत तरह के फॉसिल फ्यूल होते हैं। इसमें क्या क्या है? कोल है, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। कहाँ पे यूज होता है? ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज होता है। यदि हमें इलेक्ट्रिसिटी बनाना है तो हम थर्मल पावर प्लांट पे यूज करते हैं इसका, और भी बहुत जगह पे। कोल विच वी आर यूजिंग टुडे वाज फाउंड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। जो कोल हम आज यूज कर रहे हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बने थे, है ना? और हाँ इसीलिए भैया। इसीलिए इनको हम ब्यूरिड सनशाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूरिड सनशाइन। ठीक। ओके भैया। तो why we call coal as a buried sunshine? We call coal as a buried sunshine because it was formed millions of years ago when giant ferns and swamps got buried under the layers of earth. जब बहुत ही बड़े बड़े जानवर और जो प्लांट हैं, पौधे हैं, वो अर्थ के अंदर दब गए थे, तब ये बना था। कोल प्रोड्यूसर कौन कौन है वर्ल्ड में? तो कोल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज है वो है चाइना, यूएसए, जर्मनी, रसिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। इंडिया में भी मिलता है क्या? बिल्कुल, इंडिया में भी मिलता है। झारखंड में हमारे पास बहुत ज़्यादा कोल है। झारखंड, इसकी कैपिटल क्या है? रांची। ठीक है। यहाँ पे कौन सी जगह पे मिलता है हमें? रानीगंज, जहरिया, धनबाद एंड बोकारो, यहाँ पे हमें कोल मिलता है। चलो, वैसे ही पेट्रोलियम, ये भी एक तरह का फॉसिल फ्यूल है। तो पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम एक तरह का लिक्विड होता है जो बहुत ही थिक और ब्लैक कलर का होता है, जो हमें मिलता है जब हम अर्थ के अंदर ड्रिलिंग करते हैं या माइनिंग करते हैं। The petrol that keeps your car running as well as the oil that keeps your cycle from squeaking both begin as a thick black liquid called petroleum. ठीक है। तो पेट्रोलियम क्या होता है? इट इज अ थिक ब्लैक लिक्विड। ठीक है। अब देखो, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, तो पेट्रोलियम का मतलब ये मत समझना कि पेट्रोलियम का मतलब ये नहीं होता। पेट्रोलियम, पेट्रोल, ये अलग अलग चीज़ है। क्या है? पेट्रोलियम एक ऐसा लिक्विड होता है जिसमें बहुत सारे मिनरल्स मिले होते हैं। पेट्रोल भी होता है, उसमें डीजल भी होता है, उसमें ग्रीस भी होता है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे मिनरल्स होते हैं। और हम इसकी जब हम रिफाइनिंग करते हैं तब हमें अलग से पेट्रोल मिलता है, अलग से डीजल मिलता है, अलग से ग्रीस मिलता है, अलग से किरोसिन मिलता है, अलग से वैक्स मिलता है। ठीक है। ओके भैया। हाँ भैया, ये आपने साइंस में जब पढ़ाया था तो बताया था। ठीक है। और पेट्रोलियम और उसके डेरिवेटिव्स को हम क्या बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड। क्या बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड। ये बहुत ही महंगा होता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ पे मिलता है? ये बहुत सारे कंट्रीज में है, इंडिया में भी है, पर वैसे हम देखते हैं बड़े लेवल पे तो कौन कौन सी कंट्रीज है? ईरान है, इराक है, रसिया है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, और
यूएसए, वेनेजुएला, अल्जीरिया, है ना। ये सब कंट्रीज है, ये याद रखना है कि ये कहाँ कहाँ पे मिलता है। ठीक, तो पहले तो ईरान हो गया, इराक हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, और कौन कौन है, यूएसए है, रसिया है, वेनेजुएला है और अल्जीरिया है। ठीक है, इंडिया में कहाँ कहाँ पे है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें ये भी पता हो कि कौन सा मिनरल इंडिया में कहाँ है। इन इंडिया, दिग्बोई इन असम, बॉम्बे हाई एंड मुंबई एंड द डेल्टा ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर। इंडिया में ये कुछ जगहों पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट कर दिया है। चलो अब हम बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस क्या होता है। तो जब हम माइनिंग करते हैं, मैंने पिछले चैप्टर में, शायद इसी चैप्टर में, मैंने माइनिंग के बारे में तुम लोगों को बताया था ना। तो हाँ भैया। हाँ, जब हम माइनिंग हाँ करते भैया। हैं तो हम पेट्रोलियम निकालने के लिए कोल निकालते हैं, पेट्रोलियम निकालते हैं। पर जब पेट्रोलियम निकलने से पहले क्या होता है कि कुछ गैसेस निकलती हैं। वो गैसेस क्या होती हैं, वो भी फॉसिल फ्यूल है, वो नेचुरल गैसेस हैं जिनको हम कहते हैं। नेचुरल गैस इज फाउंड विथ पेट्रोलियम डिपॉजिट्स एंड इज रिलीज व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस। जब हम, क्रूड ऑयल क्या होता है, कच्चा तेल, पेट्रोलियम एक कच्चा तेल है, उसको जब हम बाहर निकालते हैं तो उसी टाइम पे एक गैस भी निकलता है जो नेचुरल गैस होता है। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। रसिया, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड, ये सब जो कंट्री है इनके पास है, इसको भी एज ए फॉसिल डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में यूज किया जा सकता है। आजकल तो बहुत ज़्यादा यूज होता है, जैसे कि सीएनजी हो गया, है ना, जैसे कि एलपीजी हो गया, हम लोग यूज करते हैं ना। ठीक है, हाँ भैया। हाँ। हम आगे बात करते हैं कि ये मिलता कहाँ कहाँ पे है। तो ये रसिया में मिलता है, नॉर्वे में मिलता है, यूके में मिलता है, नीदरलैंड्स में मिलता है। इंडिया में कहाँ मिलता है, जैसलमेर। जैसलमेर कहाँ है, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम अदर ऑफशोर इन मुंबई। ठीक है, अभी मुझे कोई बताएगा जैसलमेर कहाँ है। जैसलमेर राजस्थान में है। ठीक है, वहाँ पे मिलता है। कृष्णा हाँ भैया। और गोदावरी रिवर के डेल्टा जो बनते हैं ईस्टर्न घाट में, वहाँ पे मिलता है। त्रिपुरा में मिलता है और कुछ मुंबई के पार्ट के ऑफ शोर पे मिलता है। ऑफ शोर बोले तो समंदर के किनारे। ठीक है, वेरी फ्यू कंट्री इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व्स ऑफ देयर ओन। बहुत ही कम कंट्रियों के पास अपने नेचुरल गैस का रिजर्व है, और पाकिस्तान के पास भी बहुत है, अगर तुम्हें पता हो तो। बहुत सारी कंट्री उनसे खरीदते हैं नेचुरल गैस। ठीक है, आजकल हम नेचुरल गैस भी बहुत ही लिमिटेड है, सारे फॉसिल फ्यूल एक्चुअली लिमिटेड हैं, तो हम उसके लिए हम उनका कुछ दूसरा तरीका निकाल रहे हैं। तो हमने आजकल सीबीजी डेवलप किया है, कंप्रेस्ड बायोगैस, जो किस चीज़ से बनता है, वो बनता है काऊ डंग से। ठीक है, ताकि हमें सीएनजी कम यूज करना पड़े। ठीक है, कोई मीटिंग में वेट कर रहा है, कोई उसको अंदर ले लिया करो ना लॉबी के। ठीक है भैया। हाँ जी, एडमिट कर लिया करो अगर कोई भी वेट करे तो ये हमने कुछ कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में पढ़ा। कन्वेंशनल सोर्स हमने पहले पढ़ा कि कन्वेंशनल सोर्स क्या होता है, जो बहुत ही पुराने टाइम से यूज हो रहा है, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, फायरवुड हो गया, ये फॉसिल फ्यूल्स। अब हमने पढ़ा कि कोल क्या होता है, पेट्रोलियम क्या होता है, कहाँ पे मिलता है। अब हम बात करेंगे हाइडल पावर की। चलो हाइडल पावर की बात करते हैं। रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स।
जो रिवर वाटर होते हैं या फिर उनमें हम क्या करते हैं कि हम डैम बना देते हैं और उन्हें हम हाइट से गिराते हैं। क्यों? इससे क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। भैया आकांक्षा एडमिट नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों। ओके, हाँ मैंने भी ट्राई किया था। 1 सेकेंड, लेट मी एडमिट हर। आई डोंट नो। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट हाइडल पावर। हाइडल पावर क्या होता है? एक तरह का एनर्जी होता है। वो हम कैसे जनरेट करते हैं? ये एक इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कैसे करते हैं? तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने का सिंपल तरीका है कि द मूविंग ब्लेड देन टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। देखो क्या है कि जब एक डाइनो जानते हो तो क्या तुम लोग? एक डाइनो होता है। डाइनो क्या करता है? वो उसके अंदर मैग्नेट और कॉइल्स का ऐसा अरेंजमेंट होता है वायर का, और ब्लेड्स होता है। जैसे ही तुमने पढ़ा होगा, ये मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या होता है कि जब हम एक मैग्नेट के पास वायर को मूव करेंगे तो उस वायर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है। यानी कि अगर यदि मैं बहुत सारा मैग्नेट रख दूँ और उसके चारों तरफ वायर लगा दूँ थोड़ा दूर, और वायर को मैं घुमाऊँ या मैग्नेट को घुमाऊँ, तो उस वायर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, है ना? हाँ भैया। तो हम क्या करते हैं कि हम उस मैग्नेट में हम एक बड़ा सा स्पिंडल लगा देते हैं, एक शाफ्ट लगा देते हैं। मैं अभी करके दिखाता हूँ तुम्हें। देखो क्या होता है। शी इज वेटिंग यार, आई एम गेटिंग डिस्टर्ब। कोई इसको अंदर कर लो, एडमिट कर लो ना कोई। तुम लोग लीव कैसे कर लेते हो? देखो क्या होता है कि मैं तुम्हें ट्राई करता हूँ। देखो क्या होता है ना, अगर यदि हम वायर और मैग्नेट को रखें और दोनों में से किसी को भी हिलाएं तो पावर जनरेट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि हम मैग्नेट के साथ एक स्पिंडल यानी कि एक रड को लगा देते हैं और उसमें फ़ैन लगा देते हैं, फ़ैन जैसा अरेंजमेंट। और अगर यदि वो घूमता है पानी के हेल्प से तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। इसी को कहते हैं हाइडल पावर। ठीक है। ओके भैया। The water discharge after the generation of electricity is used for irrigation। और जो वाटर, एक तो हमने क्या किया कि एक नदी जो बह रही थी उसके पानी को रोक दिया, उसका पानी का लेवल बहुत ऊपर हो गया, और उसके बाद हमने स्पिलवे बनाते हैं। देखो यहाँ पे कुछ रास्ता है जहाँ से पानी बह रहा है नीचे से, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास गेट्स जैसा अरेंजमेंट होता है, तो हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं और इससे पानी का फ्लो कंट्रोल होता है। और सामने में हमारा डाइनो लगा होता है। ये देखो टरबाइन लगा हुआ है, देख पा रहे हो क्या तुम लोग? टरबाइन ये जैसे ही घूमेगा, अंदर में मैग्नेट है जो घूमेगा और वायर उसके अराउंड लगा हुआ है, तो वायर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा। तो जब पानी से एक बार इलेक्ट्रिसिटी बन गया, फिर पानी आगे बह जाता है और अगल बगल के गांव में इरिगेशन के लिए उसको यूज कर लिया जाता है। ठीक है। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो इसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, जैसे कि पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चाइना। ठीक है। चाइना के इस तुम्हें अब देखो, 1 सेकेंड, लेट मी एडमिट हर। ठीक है।
ठीक है, सबने ज्वाइन कर लिया है, प्लीज़ लीव मत करना अब। तो इंडिया में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि भाखरा नैंगल डैम है, गांधी सागर है, नागार्जुन सागर है और दामोदर वैली प्रोजेक्ट है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि राप्ती रिवर के ऊपर है, और कौन सा है, तो भद्रा रिवर के ऊपर डैम है, और भी बहुत सारे रिवर हैं, नर्मदा रिवर के ऊपर डैम है ना, झेलम अभी हमने पढ़ा, सतलज नदी के ऊपर भी डैम है। तो बहुत सारे नदियों के ऊपर डैम बनाते हैं। डैम से हम क्या करते हैं, पानी के फ्लो को हम कंट्रोल करते हैं। जैसे पानी को हमने रोक दिया, बहुत ऊपर हाइट तक गया तो पानी बहुत तेज बह सकती है हमारे कंट्रोल से, है ना, इसी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। चलो अब हम बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का। नॉन कन्वेंशनल सोर्स क्या होता है, जो एक कि फॉसिल फ्यूल से हम अपनी डिपेंडेंसी को हटाने के लिए हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स का यूज करते हैं, है ना। इनमें क्या होता है कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन नहीं होगा, और ये बहुत टाइम तक चलेगा, ये ख़त्म नहीं होगा इवन, मतलब नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, टाइड एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, है ना। ये रिन्यूएबल होते हैं, मतलब इनको तुम कभी ख़त्म नहीं कर सकते फॉसिल फ्यूल की तरह। दीज आर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। और अगर यदि हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए तो अच्छा है, क्यों, यदि हम सोलर एनर्जी ज़्यादा यूज करेंगे, फॉसिल फ्यूल बचेगा, पोल्यूशन नहीं होगा। फॉसिल फ्यूल से बहुत सारे प्रॉब्लम है, पोल्यूशन होता है, ग्रीन गैसेस निकलती हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है, बट नॉन कन्वेंशनल सोर्स से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो सोलर एनर्जी की बात करते हैं। सबसे पहला नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसके बारे में मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। ये सोलर एनर्जी जो है, ये सन का हीट लेता है और लाइट लेता है, और फिर ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। कैसे होता है, इसके लिए हम सोलर पैनल का यूज करते हैं, जिसके अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं, जिसको सोलर सेल्स कहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे बना हुआ है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का चार्ट बना हुआ है। विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, बायोगैस एनर्जी हो गया, जियोथर्मल एनर्जी हो गया। अभी मैंने तुम लोगों को बायोगैस के बारे में बताया था ना, कि काऊ डंग से हम नेचुरल गैस की तरह एक हम कंप्रेस्ड बायोगैस बनाते हैं काऊ डंग से, जिसको भी हम एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। अब सबके फ़ायदे और नुकसान यहाँ पे लिखे हुए हैं। विंड एनर्जी के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, देखते हैं। विंड एनर्जी पॉल्यूशन नहीं करता, ठीक, नॉइज पॉल्यूशन लेकिन होता है। लो कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वन सेटअप, एक बार अगर सेटअप हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का कॉस्ट बहुत कम होता है। विंड मिल्स कॉस्टली टू सेटअप, पर विंड मिल्स लगाने के बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, बहुत ज़्यादा, और इतना आवाज़ करता है, बहुत नॉइज़ पोल्यूशन करता है। हार्मफुल टू बर्ड्स के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। डिस्टर्ब्स रेडियो एंड टीवी रिसेप्शंस, जो रेडियो सिग्नल्स होते हैं, टीवी के सिग्नल्स होते हैं, इन सब को बहुत ही ज़्यादा ये डिस्टर्ब कर देता है। पर सेफ़ होता है और क्लीन होता है। तो इसके कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है। फ़ायदा क्या है कि बहुत ही सस्ता इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, पर इसी का ये एक उल्टा नुकसान है कि सेटअप में बहुत पैसा लगता है। पॉल्यूशन तो नहीं होता, पर नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत आवाज़ करता है ये। चलो सोलर एनर्जी की बात करते हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है, एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव है। डिफ्यूज सोर्स गेट्स वेस्टेज, ये वेस्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा वेस्ट होता भी है, हम सही से यूज नहीं कर पाते सोलर एनर्जी को। इनएग्जॉस्टिबल है, नॉन पॉल्यूटिंग है, सबसे अच्छा है सोलर एनर्जी। टाइडल एनर्जी की बात करते हैं, ये भी नॉन पॉल्यूटिंग है, इनएग्जॉस्टिबल है, बट इसके कुछ तो डिसएडवांटेज हैं, जैसे कि डिस्ट्रॉय वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर देता है, डिफ़िकल्ट टू हार्नेस, और हार्नेस के लिए भी मुश्किल है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी की। समझ में आ रहा है तुम लोगों को सबको? हाँ भैया, हाँ भैया। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी के भैया एडवांटेज, शायद मेरी आवाज़ आप तक नहीं जा रही है। आ रही है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ओके भैया। एमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी में ना बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलता है ना। जनरेट्स रेडियो एक्टिव वेस्ट, पर न्यूक्लियर एनर्जी में रेडियो एक्टिव वेव्स बहुत बनते हैं, एक्सपेंसिव होता है। बायोगैस का लो कॉस्ट होता है, इजी टू ऑपरेट होता है, मेक्स यूज ऑफ बायो वेस्ट,
पर ग्रीन गैस हाउस इफेक्ट पैदा करता है। जैसे कि पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है तुम लोगों को? मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि CO2 से जो है बहुत ज़्यादा सन के हीट को ट्रैप कर लिया जाता है और उसके बाद वो अर्थ के अंदर ही रह जाता है, तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जियोथर्मल एनर्जी के भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। क्लीन होता है, इको फ्रेंडली होता है और ऑलवेज अवेलेबल होता है। पर डिसएडवांटेज क्या है कि जियोथर्मल एनर्जी सिटीज से बहुत ही दूर होता है। अभी मैं बताऊंगा ये सब कैसे जनरेट होता है। ठीक है, तो हमने सोलर एनर्जी के बारे में भी जाना कि सोलर एनर्जी कैसे यूज होता है। सोलर एनर्जी में हम सोलर सेल्स बनाते हैं और वो सन के हीट को ट्रैप कर लेता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। अब हम विंड एनर्जी की बात करते हैं। तो क्या होता है, जैसे देखो बिजली बनाने का एक सिंपल फंडा है। अगर वायर और मैग्नेट है, दोनों में से एक को अगर हम मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। वापस से हम मैग्नेट के साथ स्पिंडल के साथ हम फैन लगा देंगे और जब वो स्पिंडल घूमेगा तो मैग्नेट घूमेगा और उसके अराउंड वायर है, तो वायर के अंदर अगर हम मैग्नेट घुमाएंगे तो हम क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। सिंपल है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये जो है विंडमिल, ये एक दो नहीं लगे होते, ये हज़ारों के अमाउंट में लगे होते हैं। और ये कहाँ लगे होते हैं? जहाँ पे हवा तेज चले। हवा तेज कहाँ पे चलती है? समंदर किनारे, है ना, डेजर्ट्स में। और इसका मतलब है कि ये सिटीज से थोड़ा सा दूर रखते हैं इसको, क्योंकि बहुत नॉइज़ पोल्यूशन होता है, रेडियो सिग्नल्स को ये इंटरप्रेट कर देते हैं इसलिए। ठीक है, तो वेस्टेज भी होता है। बहुत सारी कंट्री हैं, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, UK, USA, ये सब एनर्जी प्रोडक्शन के लिए क्या यूज करते हैं? विंड एनर्जी। हाँ भैया। चलो न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं। ये न्यूक्लियर पावर क्या होता है? मैंने तुम लोगों को पहले बताया है एक बार कि हम कैसे एटम बॉम्ब बनाते हैं। उसमें क्या होता है कि यूरेनियम और थोरियम, ये दो एलिमेंट होते हैं, यूरेनियम और थोरियम। ये दोनों को जब रिएक्ट करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी निकलता है। उस हीट एनर्जी से हम क्या करते हैं कि हम वाटर को हम इवेपोरेट कर देते हैं और उससे स्टीम जनरेट होता है। और उस स्टीम से हम क्या करते हैं कि हम टरबाइन घुमाते हैं और टरबाइन घुमाने से हमें न्यूक्लियर पावर मिलता है। क्लियर है? ठीक। हाँ भैया। इंडिया में कहाँ कहाँ पे है? कल्लापक्कम में है जो तमिलनाडु में है, तारापुर जो महाराष्ट्र में है, राणा प्रताप सागर जो कोटा राजस्थान में है, नरोरा उत्तर प्रदेश और कायगा में है। तो इंडिया में तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में है तारापुर जगह पे, राजस्थान में है राणा प्रताप सागर जो कोटा के पास में है, उत्तर प्रदेश में नरोरा में है और कर्नाटका में कायगा में है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। अच्छा, मैंने अभी बताया कि ये कैसे बनता है, यूरेनियम और थोरियम से। तो यूरेनियम कहाँ मिलता है? इंडिया में। तो यूरेनियम मिलता है केरला में मिलता है। मैंने बताया था पहले कि लद्दाख में भी हमारे पास काफ़ी अमाउंट में है, बट हम अभी उसको यूज नहीं करते। ठीक है, और थोरियम कहाँ मिलता है? थोरियम जो है ये एलिमेंट हमारे पास राजस्थान के डेजर्ट में मिलता है। ठीक है, मोनाजाइट सैंड के अंदर, जिसको हम मोनाजाइट सैंड कहते हैं। लिखते जाना ये सब चीज़ें। चलो, जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है? हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। जब अर्थ के अंदर लावा होता है वो बहुत गर्म होता है। वैसे भी जब हम अर्थ के अंदर ड्रिल करते हैं धीरे धीरे अंदर जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, क्योंकि बहुत ही हीट होता है अर्थ के अंदर। तो उस हीट को हम क्या करते हैं कि हम किसी रॉड को डाल देते हैं अर्थ के अंदर, बहुत अंदर तक रॉड डाल देते हैं और रॉड गर्म हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है। उसके गर्मी से हम पानी को इवेपोरेट कर देते हैं और स्टीम बनाते हैं और फिर उस स्टीम से हम टरबाइन को घुमा देते हैं, क्योंकि हम एक पार्टिकुलर डायरेक्शन दे सकते हैं टरबाइन को। और उसके बाद देखो यहाँ पे बना होगा कितना अच्छा है कि ये ज़मीन के अंदर से हीट लिया, इसको पानी को गर्म किया, पानी अंदर गया, टरबाइन को घुमाया, टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है तुम लोगों को? चलो, USA बहुत ज़्यादा यूज करता है।
और न्यूजीलैंड, आइलैंड, फिलीपींस, सेंट्रल अमेरिका, ये सब जो है बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं जियोथर्मल एनर्जी का। इंडिया में कहाँ कहाँ पे है? इंडिया में हम एक तो हिमाचल प्रदेश के पूगा वैली में है, मतलब लद्दाख के पूगा वैली में है, और हिमाचल प्रदेश के मणिकरण नाम की जगह पे है, याद रखना है। ठीक है, देखो ग्रुप में कोई, क्लास में कोई वेट कर रहा है लॉगिन में। यस सर, प्रतिभा थे भैया, कर दिया मैंने एडमिट। हाँ एडमिट कर दिया करो, मेरे को ऐसे डिस्टर्ब ना हो ताकि। ठीक है, ठीक है भैया, कर दिया admit। वेरी गुड। ठीक है, टाइडल एनर्जी। देखो टाइडल एनर्जी क्या होता है? हाँ देखो, हमारा, मैंने तुम्हें सिंपल बताया है कि हमारा बस एक ही मकसद है कि हमें टरबाइन घुमाना है, चाहे वो कैसे भी घूमे, चाहे वो स्टीम से घूमे, चाहे वो कोयला जला के स्टीम बने, चाहे वो अर्थ के हीट से बने, चाहे वो न्यूक्लियर पावर से बने, न्यूक्लियर रिएक्शन से बने। अब टाइड की बात है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे क्या होता है, टाइड क्या होता है पता है तुमको? टाइड जो पूरे दिन में अर्थ घूमता है ना, तो अर्थ थोड़ा सा टिल्टेड है, तो क्या होता है कि समंदर का पानी, एक बाल्टी में पानी रख दो और उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दो और बाल्टी को घुमाओ, तो पानी ऐसे ऊपर नीचे होता रहेगा कि नहीं होता रहेगा? होता रहेगा ना। हाँ भैया। वैसे ही अर्थ का भी जो हाँ पानी है भैया। वो दिन में एक बार ऊपर एक बार नीचे होता रहता है, ऊपर नीचे ऐसे मूव करता रहता है। तो उस कारण से हम क्या करते हैं कि वो पानी हम एक तरह का, यहाँ पे देखो क्या है, एक बकेट जैसा अरेंजमेंट होता है जहाँ से पानी उसके अंदर जाता है और निकल करके टरबाइन के ऊपर जाता है, ऐसा मूव कर करके गोल गोल टरबाइन को घुमाता रहता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ये एक दो टरबाइन नहीं लगे होते, हज़ारों टरबाइंस लगे होते हैं, और हज़ारों टरबाइंस एक साथ मिल करके इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं कि हम उसको यूज कर सकें। ठीक है। हाँ भैया। ठीक है। कहाँ कहाँ पे है? रसिया में है, फ्रांस में है, गल्फ ऑफ कच्छ में है। गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ पे है बताओ? गल्फ ऑफ कच्छ जो है, देखो बहुत सारी चीज़ें बता दिया मैंने, मुझे पर नहीं तुम लोग पता। मैप नहीं देख रहे। मैं तुम्हें इंडिया यूरोप में का आ मैप गया भैया। दिखाता हूँ, ये मैप देखो, ये देखो, ये है इंडिया का मैप, देख पा रहे हो? हाँ भैया। और यहाँ पे ये जो गुजरात हाँ है, भैया। ये जो गुजरात है, जो लेफ्ट राइट हैंड साइड पे, इस जगह पर में जो है हमारे पास क्या है, गल्फ ऑफ कच्छ है। या तो मैं तुम्हें गल्फ ऑफ कच्छ। गूगल अर्थ में दिखाता हूँ। ठीक है, हमने बहुत चीज़ें देखी है, पर हमें उन सब के बारे में देखना होगा। इंडिया ये रहा अपना। ठीक है, तो ये देखो, ये इस लोकेशन पे गल्फ ऑफ कच्छ है, यहाँ पे मैंने पिन ड्रॉप किया है। ठीक है, और ये जो राजस्थान है, इसके मोनाजाइट सैंड्स जो है यहाँ पर, यहीं पे हमें क्या मिलता है, थोरियम मिलता है। और ये जो केरला है, यहाँ पर केरला में हमें क्या मिलता है, हमें केरला में यूरेनियम मिल जाता है, और लद्दाख में भी, इन सब जगहों पर। ठीक है, हमारे पास दो दो न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कहाँ? एक लद्दाख के पूगा वैली में, और यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ के, देखो वहाँ के मणिकरण में। यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है एक और जियोथर्मल पावर प्लांट। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। बायोगैस। बायोगैस क्या होता है? तो तुम लोगों ने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है तो करके देखना। जो काऊ डंग होता है, उसको अगर तुम बहुत टाइम तक रख दो बंद करके बॉटल्स में, तो उसके अंदर गैस भर जाएंगे, वो होता है बायोगैस, और उसको अगर तुम चाहो तो जला सकते हो। ठीक है, डेड प्लांट या एनिमल मटेरियल से, या एनिमल के डंग से, किचन के वेस्ट से, इन सब से हम एक गैस क्रिएट होता है जिसको हम कहते हैं बायोगैस। ठीक है। हाँ भैया। ठीक है, ये होता है बायोगैस। ये कैसे बनता है? तो जब तुम
वेस्ट मटेरियल को एक टैंक के अंदर डाल दो और उसको बंद कर दो, उसको एयर के कांटेक्ट में ना आने दो, तो जो बैक्टीरिया हैं उनके ऊपर फीड करते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं और फिर एक गैस रिलीज करते हैं वो बैक्टीरिया, जो बायोगैस होता है। जो ह्यूमन से भी जो गैस रिलीज होता है वो भी बायोगैस ही होता है, ठीक है, वो भी मीथेन रहता है, ठीक। बायोगैस एक एक्सीलेंट फ्यूल होता है कुकिंग के लिए, लाइटिंग के लिए और भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। हम आजकल कहाँ पे यूज करते हैं इस बायोगैस को? हम आजकल गाड़ियों में यूज करते हैं, जो हम सीएनजी गाड़ियों की बात करते हैं। देखो कैसे होता है, ये स्लरी है। स्लरी क्या होता है? यहाँ पर हम गोबर वगैरह डाल देते हैं, ये टैंक है, ये बंद रहता है और यहाँ पर देखो ऊपर में वाल्व लगा हुआ है इस पोजीशन पे, ठीक है। यहाँ पे मिट्टी के अंदर होता है ये, ताकि गर्म रहे। और यहाँ पे मैन्योर अब देखो क्या होता है कि जब ये धीरे धीरे सरता है ना अंदर, बहुत सरता रहता है, तो तुम्हें पता होगा एक चीज़, जो चीज़ें हल्का होती हैं वो ऊपर आ जाती हैं, जो चीज़ें भारी होती हैं वो नीचे चली जाती हैं, ऐसा होता है ना। तो जब ये बहुत फुल हो जाता है तो जो मैन्योर हैं वो हल्के होते हैं, तो मैन्योर यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और वहाँ से हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र निकाल लेते हैं और ऊपर से हमें गैस निकल जाता है। तो हमें दो फ़ायदा होता है, एक तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र मिल जाता है और दूसरा गैस। तो हम क्या कर सकते हैं इससे, ये जो गैस मिलता है, मान लो गाँव में जितने भी किसान हैं उनको अगर यदि हम महीने का एक गैस का सिलेंडर फ्री में दे दें तो वो गोबर को हमें दे देंगे, हम उस गोबर से गैस बना लेंगे और हम बेच भी सकते हैं और उन्हें भी फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि पॉल्यूशन नहीं होगा, वो लकड़ी नहीं जलाएंगे, क्योंकि गांव में तो लोग यही करते हैं। और दूसरा कि हमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र भी मिलेगा, तो हम उससे भी बेच सकते हैं, यानी कि कचरे से हमें इतना फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है कि इसका सेटअप कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, थोड़ा सा ही ज़्यादा होता है, उतना ज़्यादा भी नहीं होता सेटअप कॉस्ट, और काफ़ी फ़ायदा है। तो आजकल गवर्नमेंट काम कर रही है इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा प्लांट खुल रहे हैं इंडिया में, इंडिया के राजस्थान में, बिहार में, यूपी में, बहुत सारी जगहों पर, ठीक है। तो क्लियर हुआ? तो आज ये जो है ये चैप्टर का मैंने ये तुम्हें बता दिया है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। आगे नेक्स्ट चैप्टर जो है वो मैं आगे पढ़ाऊँगा।